Welcome to Rozgar Academy. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के टॉपिक भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक गुलाम वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर बात करें दिल्ली सल्तनत को, तो दिल्ली सल्तनत को फ्रेंड्स 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है इसको। पहला कौन सा है? पहला गुलाम वंश है। दूसरा खिलजी वंश है। कौन सा है? खिलजी वंश। तीसरा कौन सा है? तीसरा है तुगलक वंश। कौन सा है? तुगलक वंश। चौथा कौन सा है? चौथा है सैयद वंश। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चौथा है सैयद वंश। और पांचवा है लोधी वंश। तो ये 5 भाग हैं दिल्ली सल्तनत को। आज हम लोग पहला भाग गुलाम वंश के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना शानदार लेक्चर और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में कह रहा है महमूद गजनी, ऑप्शन सी में कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन डी में कह रहा है मोहम्मद गोरी। आपको बताना है भारत पर कौन सा पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पे पहला आक्रमण किया था और इन्होंने सिंध पे अपना प्रथम आक्रमण किया था। कहाँ पे? सिंध पे इन्होंने अपना प्रथम आक्रमण किया था, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी फ्रेंड्स फारसी ग्रंथ चचनामा से मिलती है। ये कैसा एक ग्रंथ है? ये फारसी ग्रंथ है। चचनामा एक फारसी ग्रंथ है। यहाँ पे जानकारी मिलती है कि इन्होंने पहला आक्रमण सिंध पे किया था। किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है मक्का कहाँ है। आपके ऑप्शन है सीरिया, ऑप्शन बी में कह रहा है ईरान, ऑप्शन सी इराक और ऑप्शन डी में कह रहा है सऊदी अरब। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। मक्का कहाँ में है? सऊदी अरब में स्थित है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे 570 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ में हुआ था? मक्का पे हुआ था। और फ्रेंड्स, ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म मक्का में हुआ था। और मक्का कहाँ है? तो सऊदी अरब में है, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, मक्का मुस्लिम संप्रदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। आपके ऑप्शन है यूनानियों ने, ऑप्शन बी में कह रहा है चीनियों ने, ऑप्शन सी में कह रहा है रोमवासियों ने और ऑप्शन डी में कह रहा है अरबों ने। तो आपको करेक्ट बताना है किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था भारत की जनता के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, अरबों ने। अरब वासियों ने प्रथम बार भारत को क्या कहा? हिंदू शब्द का प्रयोग भारत की जनता के लिए प्रयोग किया था। और फ्रेंड्स, ईरानियों ने क्या कहा था? ईरानियों ने भारत देश को हिंदुस्तान कह के पुकारा। ईरानियों ने भारत देश को हिंदुस्तान कहा। और यूनानियों ने क्या कहा फ्रेंड्स? यूनानियों ने इंडिया कहा। यूनानियों ने भारत देश को इंडिया कहा। ईरानियों ने हिंदुस्तान कह के पुकारा और अरब ने हिंदू कहा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था। आपके ऑप्शन है 674, ऑप्शन बी में कह रहा है 1013, ऑप्शन सी में कह रहा है 711 और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 711 ईस्वी। 711 ईस्वी में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मोहम्मद कासिम इसके नेतृत्वकर्ता थे। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स, आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था। आपके ऑप्शन है अलपगीन, ऑप्शन बी में कह रहा है महमूद, ऑप्शन सी में कह रहा है सेबुक्तगीन और ऑप्शन डी में कह रहा है इस्माइल। आपको बताना है कौन गजनवी वंश का संस्थापक था। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए,
अलप्तगीन। अलप्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी। याद रखिए कि किसने? अलप्तगीन ने गजनी वंश की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए यामिनी वंश कौन सा है तो आप बताएंगे गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं। और जो गजनी वंश के संस्थापक कौन थे? अलप्तगीन थे। और इनकी राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी गजनी थी। याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलाम वंश का संस्थापक था। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में कह रहा है बलबन और ऑप्शन डी में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। आपको बताना है गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की। और फ्रेंड्स गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ममलूक वंश कहते हैं किसको? गुलाम वंश को। और फ्रेंड्स 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। ओके, 1206 से 1290 ईस्वी तक। और फ्रेंड्स कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस वंश की स्थापना की। ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। कौन? ये गोरी के गुलाम थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ये गोरी के गुलाम थे। याद रखिएगा। और इन्होंने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इन्होंने केवल मलिक सिपह सालार, याद रखिएगा, क्या? मलिक सिपह सालार की उपाधि इन्होंने धारण की। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और ये गोरी के गुलाम थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। आपके ऑप्शन है सुबुक्तगीन, ऑप्शन बी में कह रहा है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी में कह रहा है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन डी में कह रहा है अलप्तगीन। आपको बताना है कौन सा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ओके, तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी। ओके, ये गजनी वंश का शासक था। महमूद गजनवी ने गजनी वंश का शासक था। याद रखिएगा। इसने फ्रेंड्स भारत पे 17 बार आक्रमण किए। किसने? महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किए। इनका उद्देश्य क्या था? जो आक्रमण करते थे इनका उद्देश्य था सिर्फ लूटपाट करना। इनका उद्देश्य क्या था? लूटपाट करना। और फ्रेंड्स इनका उद्देश्य मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं था। ओके, याद रखिएगा, मुस्लिम शासन की स्थापना करना इनका उद्देश्य नहीं था। इनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ लूटपाट करना था। और इन्होंने भारत पे कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया और ये गजनी वंश का शासक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 से 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। इनका कहना है कि महमूद गजनवी ने आक्रमण जो किए लगभग 1000 ईस्वी से 1026 के बीच में किए। आपको बताना है इस बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। आपके ऑप्शन है मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 ईस्वी में, ऑप्शन बी में कह रहा है नारायणपुर पर आक्रमण 1002 ईस्वी में, ऑप्शन सी में कह रहा है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी में, और ऑप्शन डी में कह रहा है कलिंजर पर आक्रमण 1019 से 23 ईस्वी में। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 ईस्वी के बीच में। फ्रेंड्स इन्होंने जो गजनवी ने हमने बात की, इन्होंने 17 बार भारत पे आक्रमण किए। कितनी बार? 17 बार। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। जिसमें कि इनकी सोमनाथ लूट सर्वाधिक आक्रमणकारी थी। कौन सी? सोमनाथ मंदिर वाली, याद रखिएगा। या इन्होंने 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण इनका सर्वाधिक आक्रमणकारी था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए फारसी विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। आपके ऑप्शन है किताबुल खिराज, ऑप्शन बी में कह रहा है किताबुल हिंद, ऑप्शन सी में कह रहा है किताबुल रेहला, और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, किताबुल हिंद। किताबुल हिंद की रचना किसने की है? अलबरूनी ने की है। और ये गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ? गजनवी के साथ भारत आया। कौन? अलबरूनी भारत आया। और फ्रेंड्स इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म ख्वारिज्म में हुआ था।
इनका जन्म खारिज्म में हुआ था। और फ्रेंड्स इसने भारत में संस्कृत का अध्ययन किया, भारत आए और संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। और फ्रेंड्स अल-बरूनी ने अरबी भाषा में तहकीकात-ए-हिंद या फिर इसी को फ्रेंड्स किताबुल हिंद कहते हैं, इनकी रचना किस में करी थी? अरबी भाषा ने। और इसी का फ्रेंड्स सचाऊ ने इंग्लिश में अनुवाद किया था। किताबुल हिंद का इंग्लिश में अनुवाद सचाऊ ने किया है और रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है, याद रखिएगा। किताबुल हिंद का हिंदी में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है, सचाऊ ने इंग्लिश भाषा में इसका अनुवाद किया है। और फ्रेंड्स इन्होंने किताबुल हिंद की रचना की थी। और फ्रेंड्स ये पहले मुस्लिम थे जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, पहले मुस्लिम थे जिसने पुराणों का अध्ययन किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में वह कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी में कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक। आपको बताना है किसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते समय हुई थी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते हुई थी। इसका आधुनिक पोलो की भांति एक खेल है। और फ्रेंड्स कैसे हुई थी? घोड़े से गिरने से इनकी मौत हो गई थी। कब हुई थी? 1210 ईस्वी में इनकी मौत हुई थी घोड़े से गिरने की वजह से। और फ्रेंड्स इनको लाहौर में दफनाया गया। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में कह रहा है इल्तुतमिश और ऑप्शन डी में कह रहा है मोहम्मद आदिल शाह। आपको बताना है कुव्वतुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। कहाँ पे है ये? दिल्ली में है, याद रखिएगा। किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्न में से किस एक विश्वसनीय जनरल को छोड़ के गया था? आपके ऑप्शन है नासिरुद्दीन, ऑप्शन बी में कह रहा है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक और ऑप्शन डी में कह रहा है मलिक काफूर। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कुतुबुद्दीन ऐबक। फ्रेंड्स गोरी ने भारत पे कई आक्रमण किए जिसमें से इन्होंने 1178 ईस्वी में गुजरात में आक्रमण किया था। कहाँ? गुजरात में आक्रमण किया था 1178 ईस्वी में। और फ्रेंड्स गोरी का आक्रमण होता है 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में। और इनका युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ जिसको नाम दिया जाता है तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में होता है 1191 में। ये तराइन का प्रथम युद्ध था। और फ्रेंड्स इसमें गोरी हारता है और पृथ्वीराज चौहान की विजय प्राप्त होती है। और दूसरा इनका युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में दोबारा होता है तराइन का दूसरा युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में होता है दूसरा युद्ध। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गोरी दूसरा युद्ध जीत जाता है। तो याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच में हो तो आप बताएंगे 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और गोरी के बीच में हुआ था जिसमें से गोरी जीते थे और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान जीते थे 1191 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक या फिर दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। आपके ऑप्शन है रजिया सुल्तान, ऑप्शन बी में कह रहा है मुमताज, ऑप्शन सी में कह रहा है नूरजहां और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बताइए। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए रजिया सुल्तान। ओके, रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने पर्दा प्रथा को त्याग दिया। इन्होंने पर्दा प्रथा को त्यागा और पुरुषों की तरह काबा एवं कुला क्या होती थी? टोपी। काबा एवं कुला पहन के ये दरबार में आने लगी। ओके, याद रखिएगा रजिया सुल्तान के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया। आपके ऑप्शन है भीम सेकंड, ऑप्शन बी में कह रहा है जयदेव, ऑप्शन सी में कह रहा है पृथ्वीराज चौहान और ऑप्शन डी में कह रहा है पृथ्वीराज सेकंड। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए भीम सेकंड। मोहम्मद गोरी को भीम सेकंड ने हराया था जब गोरी ने 1178 में गुजरात पे आक्रमण किया। इस समय यहाँ के शासक कौन थे? भीम सेकंड थे। इनको मूलराज सेकंड के नाम से भी जाना जाते हैं। इन्होंने अपनी माँ के नेतृत्व में, अपनी माता के नेतृत्व में इन्होंने गोरी को पराजित किया और ये गोरी की भारत में प्रथम पराजय थी। याद रखिएगा, गोरी की प्रथम पराजय भीम सेकंड ने इनको हराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी में कह रहा है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी में कह रहा है शेरशाह और ऑप्शन डी में कह रहा है अकबर। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। ओके, महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए। इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए और इन्होंने सिक्के के दोनों तरफ, एक तरफ अरबी भाषा में अंकन किया और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा की देवनागरी लिपि में इनका अंकन मिलता है इनके सिक्कों पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है महमूद गजनवी ने कौन सी उपाधि धारण की। आपके ऑप्शन है यामीन उद दौला अर्थात साम्राज्य का दाहिना हाथ, ऑप्शन बी में कह रहा है आमीन उल मिल्लत मुसलमानों का संरक्षक, ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों के। गजनवी ने ये दोनों उपाधियां धारण की थी। कौन सी? यामीन उद दौला अर्थात हो जाता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, ऑप्शन बी में है अमीन उर मिल्लत मुसलमानों का रक्षक। ये दोनों उपाधि किसकी थी? तो गजनवी की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शाहनामा का लेखक कौन था। आपके ऑप्शन है उत्बी, ऑप्शन बी में कह रहा है अलबरूनी, ऑप्शन सी में कह रहा है फिरदौसी और ऑप्शन डी में कह रहा है बर्नी। आपको करेक्ट आंसर बताना है शाहनामा के लेखक कौन है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा नामक ग्रंथ लिखा था और इन्होंने एक दूसरा ग्रंथ भी लिखा जिसका नाम है तारीख फरिश्ता। क्या नाम है? तारीख फरिश्ता। और फ्रेंड्स ये बुक किसको समर्पित है? ये बीजापुर के शासक, इस समय यहाँ पे बीजापुर के शासक कौन थे? इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह को ये बुक समर्पित है। याद रखिएगा किसने लिखी है? फिरदौसी ने लिखी है। और फ्रेंड्स फिरदौसी ये गजनवी के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? ये गजनवी के दरबार में थे फिरदौसी और इन्होंने शाहनामा लिखी और साथ ही साथ तारीख फरिश्ता भी फिरदौसी ने लिखी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। आपके ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी में कह रहा है अकबर और ऑप्शन डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्र अंकित था और दूसरी तरफ इन्होंने कलमा, अरबी भाषा में कलमा अंकित करवाया था। एक तरफ देवी लक्ष्मी का चित्र और दूसरी तरफ अरबी भाषा में कलमा का अंकन करवाया था मोहम्मद गोरी ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। आपके ऑप्शन है मस्जिद, ऑप्शन बी में कह रहा है मंदिर और ऑप्शन सी में कह रहा है संत की झोपड़ी, ऑप्शन डी में कह रहा है मीनार। आपको बताना है 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मस्जिद। ये एक मस्जिद थी जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और फ्रेंड्स बात करें ये कहाँ है तो ये अजमेर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था और स्थित कहाँ है, तो अजमेर में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में कह रहा है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में कह रहा है गयासुद्दीन तुगलक और ऑप्शन डी में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इन्होंने सिर्फ इसकी नींव डाली थी। इसको पूरा करवाने का काम कौन करते हैं, तो इल्तुतमिश इस इमारत को पूरा करता है। कौन, इल्तुतमिश। और फ्रेंड्स फिरोज शाह के शासन टाइम पे, फिरोज शाह के शासन के दौरान इसमें बिजली गिरने की वजह से इसकी चौथी मंजिल को हानि पहुंचती है। ये 4 मंजिला थी पहले और फिरोज शाह के शासन टाइम पे यहाँ पे बिजली गिरने से इनकी चौथी मंजिल को हानि पहुंचती है। तत्पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने 2 मंजिला और बनवाया था इसमें और उसके बाद साथ ये 5 मंजिल की इमारत हो गई थी। कौन, कुतुब मीनार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित की। आपके ऑप्शन है नासिरुद्दीन महमूद, ऑप्शन बी में कह रहा है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में कह रहा है आराम शाह और ऑप्शन डी में कह रहा है बलबन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। ओके। और फ्रेंड्स इन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। अरबी के सिक्के जारी किए किसने, इल्तुतमिश ने। इन्होंने चांदी का टंका, चांदी के सिक्के को टंका कहा गया जो कि 175 ग्रेन का था। चांदी का टंका 175 ग्रेन का था। और तांबे का जीतल चलाया था किसने, इल्तुतमिश ने। ओके। और इनकी राजधानी क्या थी, इनकी राजधानी दिल्ली थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। आपके ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में कह रहा है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में कह रहा है रजिया और ऑप्शन डी में कह रहा है बलबन। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली का पहला सुल्तान कहा गया। और फ्रेंड्स ये इलबरी जनजाति का तुर्क था। इलबरी जनजाति का तुर्क था इल्तुतमिश। और फ्रेंड्स ये पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किससे प्राप्त की थी, खलीफा से प्राप्त की थी। ये दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति खलीफा से प्राप्त की थी। और इनकी एक उपाधि थी। उपाधि कौन सी थी, सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम इनकी उपाधि थी इल्तुतमिश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया। आपके ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, ऑप्शन बी में कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी में कह रहा है बलबन और ऑप्शन डी में कह रहा है इल्तुतमिश। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया क्योंकि फ्रेंड्स इल्तुतमिश गोरी का गुलाम था। किसका था, गोरी का गुलाम था। और गोरी का गुलाम कौन था, ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक भी गोरी के गुलाम थे और इल्तुतमिश भी गोरी का गुलाम था। ऐबक ने इल्तुतमिश को गोरी से खरीदा था। किसने खरीदा था, ऐबक ने गोरी से इल्तुतमिश को खरीदा था और अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से करते हैं और एक इनको पद देते हैं सर ए जहांदार। सर ए जहांदार एक इनको पद दिया जाता था। इसका क्या होता था, ये अंगरक्षकों का प्रधान था। कौन, इल्तुतमिश। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था। आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में कह रहा है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में कह रहा है बलबन और ऑप्शन डी में कह रहा है ऐबक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। मंगोल नेता चंगेज खां, ये मंगोल का नेता कौन था, चंगेज खां। ये इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और फ्रेंड्स आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है रजिया बेगम को
करने में किसका हाथ था? आपके ऑप्शन है अफ़गानों का, ऑप्शन बी में कह रहा है मंगोलों का, ऑप्शन सी में कह रहा है तुर्कों का और ऑप्शन डी में कह रहा है अरबों का। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तुर्कों का। ओके, रजिया सुल्तान पहली मध्यकालीन भारत महिला शासिका थी जो कि इनको तुर्क लोग थे, इन्होंने साजिश करके इनको इनके पद से हटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी में कह रहा है बलबन, ऑप्शन सी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और ऑप्शन डी में कह रहा है फिरोज शाह तुगलक। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बलबन। बलबन गुलाम वंश का शासक था। कौन? बलबन। और इनका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन इनका पूरा नाम था। इन्होंने 1266 से 1287 तक इन्होंने शासन किया। 1287 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। और इनका दूसरा नाम क्या था? उलुग खां। इनका अन्य नाम भी था किसका? बलबन का। और फ्रेंड्स ये भी इल्बरी जनजाति के तुर्क थे जैसे कि इल्तुतमिश थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। आपके ऑप्शन है तूतिए हिंद, ऑप्शन बी में कह रहा है कैसरे हिंद, ऑप्शन सी में कह रहा है जिले इलाही और ऑप्शन डी में कह रहा है दीने इलाही। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिले इलाही। जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। इसका अर्थ होता था ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि इसका अर्थ होता था। और फ्रेंड्स साथ ही साथ बलबन ने सिजदा और पैबोस दो प्रथाओं का प्रचलन किया था। सिजदा का अर्थ होता था भूमि में लेटकर प्रणाम करना, जमीन में लेटकर शहंशाह को प्रणाम करना। और पैबोस का अर्थ होता था सुल्तान के पैरों को चूमना। ओके, तो ये दोनों प्रथाओं का प्रचलन किसने किया था? बलबन ने किया था, सिजदा और पैबोस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया? आपके ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी में कह रहा है इल्तुतमिश और ऑप्शन सी में कह रहा है फिरोज तुगलक और ऑप्शन डी में कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन ने फारसी त्यौहार कौन सा? नवरोज शुरू किया था। नवरोज किसने? बलबन ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? आपके ऑप्शन है बलबन, ऑप्शन बी में कह रहा है जलालुद्दीन खिलजी और ऑप्शन सी में कह रहा है कैकुबाद और ऑप्शन डी में कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बलबन। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद में स्वयं को खलीफा का सहायक अंकित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है उसने नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ऑप्शन बी में कह रहा है उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया और ऑप्शन सी में कह रहा है उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ऑप्शन डी में कह रहा है उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। तो फ्रेंड्स इसका आपको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। और ऑप्शन ए में है नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। और उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी सही है।
और ये इल्तुतमिश द्वारा तुर्कान चहलगानी का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने किया था, जिसको बलबन समाप्त कर देता है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया बलबन ने, और इन्होंने इक्तदारी व्यवस्था का प्रारंभ नहीं किया था। और इस इक्तदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो इल्तुतमिश ने शुरू की थी। इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।